गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में जो हम लोग कल क्लास में कैसे प्लान तैयार करना है, जिसको पाठ योजना कहा गया, जिसको लेसन प्लान कहा गया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यानी कि पाठ योजना कैसे तैयार करना है उसका हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब उसका अगर एक स्ट्रक्चर बताया जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ऐसे पूछा जाता है, उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमिका के कितने स्तर हैं, तो उत्तर है 8 स्तर हैं। भूमिका के 8 स्तर कैसे हैं? 8 लेयर्स क्लास पाठ योजना का, लेसन प्लान का। तो ऐसे बनाना है। देखिए, पाठ क्रमांक दे दिया और दिनांक दे दिया। पाठ क्रमांक मान लीजिए आज आपकी पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, तो आप उसमें लिखेंगे पहले या दूसरी क्लास। दिनांक में आपकी तारीख हो गई। अध्यापक का नाम हो जाएगा, विद्यालय का नाम हो जाएगा। अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हुआ कौशल कुमार कमल। विद्यालय का नाम हुआ गुरु परंपरा योग संस्थान। और कक्षा, कक्षा मतलब समय की अवधि कितनी देर की होगी, तो मान लीजिए क्लास है हमारी 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो इसको लिख देते हैं 8 से 9 बजे तक हुआ। 8 से 9। और आगे बढ़ते हैं। कक्षा के समय के बाद है कि अब क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। समय हो गया, मैं क्लास में आ गया, तो मैं पहले ये बोलता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ाया। तो उसमें पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ाया, तो उसका हमने यहाँ लिखा हुआ। जैसे कल हमने ध्यान की क्रियाविधि भी देखी हुई थी, तो कल वाला अभ्यास लिखा। अब आज का अभ्यास क्या होगा, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कि आज का अभ्यास होगा ध्यान के प्रकारों का अभ्यास। मान लीजिए जो भी आप करेंगे वो लिखेंगे। उसके बाद कल का अभ्यास, आज का अभ्यास हो गया। अभ्यास का यानी पाठ का लक्ष्य क्या है और पाठ का उद्देश्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य इन दोनों को भी हम लिखेंगे। तो 7 हो गए। 8वां है कि उसमें सहायक सामग्री क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, उसको भी यहाँ पर एक टेबल में आपको लिखना है। इस तरह से 8 लेयर्स हैं आपके पाठ योजना के, लेसन प्लान के। इसको सीक्वेंस में आपको याद करना होगा। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। आप 1-2 बार बनाओगे, खुद से चार्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मान लीजिए वक्रासन वाली पाठ योजना, लेसन प्लान तैयार करना जिसमें हमें वक्रासन सिखाना है। तो हमने दे दिया है पाठ क्रमांक 3, यहाँ दे दिया। यहाँ हम दे देते हैं, आज की तारीख है हमारी 2/4/25। तो आज की तारीख मान लीजिए देते हैं, अभी बना लेते हैं, 2025 हो गया। अध्यापक का नाम दे दिया, विद्यालय का नाम दे दिया, कक्षा का समय दे दिया 8 से 9, समय भी दे दिया। अब है पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास। कराने क्या जा रहे हैं? वक्रासन। जब वक्रासन कराने जा रहे हैं तो वक्रासन के लिए उससे पहले कौन से अभ्यास हमें कराने चाहिए, उसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास यानी पहले दिन अगर आपने कोई अभ्यास कराया हुआ है वक्रासन से संबंधित, क्योंकि हम जो अगले दिन अभ्यास कराने वाले हैं उसकी तैयारी पहले करते हैं, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। तो पश्चिमोत्तान अभ्यास, पश्चिमोत्तान आसन, उष्ट्रासन, चक्रासन, पवन मुक्त आसन, मान लीजिए ये 4 अभ्यास हमने पहले कराया। और अगर आज पहला ही दिन हम वक्रासन का अभ्यास कराने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले हम पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे कि कुछ भी नहीं, मतलब पहली क्लास है जिसको खाली छोड़ देंगे। आज के अभ्यास में फिर ये सारी चीजें आज के अभ्यास में आ जाएंगी। पश्चिमोत्तान आसन, उष्ट्रासन, चक्रासन, पवन मुक्त आसन, वक्रासन सबसे लास्ट में होकर के, क्योंकि प्रगमन का यही सिद्धांत है कि सरल से कठिन की ओर। अगर कोई कठिन अभ्यास करना है तो उस अभ्यास के लिए जो प्री प्रैक्टिस वाले अभ्यास हैं उसको सरल अभ्यास माना जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल अभ्यास होगा। जैसे मान लीजिए मयूरासन है, मयूरासन में पहले क्या होगा, हंस आसन का अभ्यास कराते हैं। हंस आसन का अभ्यास जब दृढ़ होगा तब जाकर के मयूरासन का अभ्यास शुरू होगा।
तो पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास हो गया हंसासन, वैसे वक्रासन के लिए पश्चिमोत्तान आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, चक्रासन पवन मुक्त आसन हो गया, और फाइनल अभ्यास आज का मान लीजिए हो जाएगा वक्रासन। पाठ का लक्ष्य क्या हो गया? मेरुदंड में लचीलापन लाना, धीरे धीरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाना, और उद्देश्य क्या हो गया? मेरुदंड की जो परेशानी है उससे उससे हमें बचना है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी ना हो, उससे बचना है। सहायक सामग्री में हमारे क्या होगा? एक हमें हॉल की जरूरत होगी जिसमें हम छात्रों को बिठाएंगे, अभ्यास कराएंगे। योगा मैट्स की जरूरत होगी, हमें व्हाइट बोर्ड की जरूरत हो सकती है, स्केच पेन की जरूरत हो सकती है, पंखे की जरूरत हो सकती है, जो भी चीजें वहां है, पानी की वाटर की जरूरत हो सकती है आपको। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लिखेंगे सहायक सामग्री। अगर अलग से कुछ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है पाठ का लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के। तो लक्ष्य देखिए, लक्ष्य क्या होता है? एक फाइनल डेस्टिनेशन हमारा लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य, जैसे कि मान लीजिए आपको पहुंचना है लंदन, कि आप लंदन गए, आपने लक्ष्य बनाया कि हमें लंदन जाना है। क्यों जाना है, क्या उद्देश्य है, किस वजह से जाना है, वो उद्देश्य हो गया कि लंदन क्यों जाना है, वो उद्देश्य हो गया। तो लक्ष्य एक हुआ, उसके पीछे का उद्देश्य होता है। अगर हम ये अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन, तो उसका एक लक्ष्य होगा कि वक्रासन कंप्लीट करना इस, और वक्रासन ही क्यों करना है? तो डायबिटीज में कंट्रोल आएगा, क्योंकि उससे जो है हमारा पैंक्रियाज पर असर पड़ता है, इसीलिए हम वक्रासन कर रहे हैं। तो लक्ष्य है हमारा डायबिटीज पर कंट्रोल करना, वक्रासन कर रहे हैं। और भी कितनी बहुत सारी चीजें हैं, मेरुदंड की भी परेशानियों से बच जाएंगे। उद्देश्य में और भी चीजें आप लिख सकते हैं, जो चीजें उद्देश्य है। तो लक्ष्य और उद्देश्य आपके हिसाब से बदलेंगे, क्लास के हिसाब से बदलेंगे। आप जो कराने जा रहे हो, आप टीचर हो, आप अपने हिसाब से लक्ष्य और उद्देश्य तय करोगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह होती है। उसी तरीके से अब देखिए इसको क्रियाविधि में अगर आएंगे, अवस्था और क्रियाविधि में, तो अब कैसे होगा? जैसे आपने पाठ योजना तैयार की, लेसन प्लान तैयार कर लिया, उसके बाद आप कराएंगे कैसे उसी अभ्यास को? तो अब उस पर हम आते हैं। तब उससे पहले रिया सेन जी ने कुछ हैंडल्स किया हुआ, उनका सवाल ले लेते हैं। रिया जी। सर इसमें पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास और आज का अभ्यास में सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इसमें देखिए, वो आप अपने हिसाब से बनाइए। पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास मतलब मान लीजिए कि 3-4 क्लासेज आपकी चल रही हैं रेगुलर, तो कल जो आपने अभ्यास कराया उसको पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास हुआ। आज जो अभ्यास कराएंगे वो आज का अभ्यास होगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है। और हाँ अगर आप मान लीजिए पहली क्लास है, तो पहली क्लास में फिर पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास में आप कुछ नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़ेंगे। और अगर जी मान लीजिए बहुत सरल अभ्यास है जिसको एक दिन में ही आप सारा करा देंगे, तो वो पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास छोड़ेंगे, आज के अभ्यास में ही सारा आप लिखेंगे। वो ठीक एडवांस आसन के लिए तो पूर्व में अभ्यास कराया जाता है, सरल आसनों में उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन डे प्लान का फॉर्मेट यही आप रखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। आइए, वेदन जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे कि हमारी अगर पहली क्लास होती है और किसी ने वो अभ्यास को पहले करा रखा है, तो सर उस पे क्या लिखेंगे सर? उसमें भी अगर उससे रिलेटेड अभ्यास है, उसी को मैं आप मान लीजिए अभ्यास से पहले चाहिए किसी, था। सुन लीजिए आपकी बात समझ गया। मान लीजिए कि पहले किसी और टीचर ने कराया हुआ है, और उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसी क्लास को। वो मान लीजिए 3 दिन उन्होंने कराया, आप चौथे दिन कहा कि आप आज अभ्यास कराने जाओगे, उसी उसी अभ्यास मतलब आसन के अभ्यास को ही। तो उन्होंने जो एक दिन पहले कराया उनका लिख लीजिए कि इन्होंने, इस टीचर ने आपको ये अभ्यास कराया। अगर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में तो, और नहीं अगर उनके सीक्वेंस को ब्रेक करके आप अपना नया सीक्वेंस कोई दे रहे हैं, तो फिर तो आपका 0 जाएगा, उसमें पूर्व का अभ्यास आपने कुछ नहीं कराया हुआ है। वो डिपेंड करेगा कि पहले का अभ्यास से आज के अभ्यास जो आप कराने जा रहे हो कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है वेदन जी, जी ये सर, ठीक हो गया सर। ठीक है। अब देखिए कैसे शुरू करेंगे, जो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था थियरी, उसी को प्रैक्टिकल में ऐसे है कि अवस्था पहले की बैठने की व्यवस्था करेंगे। पहले ये देखेंगे छात्रों की संख्या कितनी है, उसी को पंक्तिबद्ध तरीके से, अगर कम संख्या है तो अर्धचंद्राकार, या हॉल कैसा है, वहां की व्यवस्था कैसी है, बैठने की क्या व्यवस्था है, उस हिसाब से हम उनको पहले बिठा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैठने के बाद उनको बोलेंगे सुखासन में या किसी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में आप बैठ जाइए।
और फिर उनको प्रार्थना कराएंगे या प्रार्थना के जैसा मनोभाव करा करके उनको हम अपने से जोड़ेंगे, उस अभ्यास से, आज की कक्षा से उनको जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज का जो अभ्यास हम कराने जा रहे हैं, मान लीजिए वक्रासन कराने जा रहे हैं, हम उनको वक्रासन के बारे में मौखिक परिचय देंगे। ये शिक्षक देंगे मौखिक परिचय, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसी का एक अभ्यास के द्वारा दे रहे हैं, तो उनको हम वक्रासन के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, वक्रासन के बाद शिक्षक का वक्रासन के द्वारा प्रदर्शन होगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये मौखिक परिचय में ही आ जाएगा कि हमने कल आपको ये अभ्यास कराया, आज ये अभ्यास कराने वाले हैं, या सरल अभ्यास है तो आज हम आपको ये अभ्यास करा करके फाइनली वक्रासन का अभ्यास कराएंगे। फिर शिक्षक द्वारा वक्रासन का प्रदर्शन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उनको एक एक स्टेप सिखाया जाएगा कि पहले दंडासन में बैठना है, एक पांव के घुटने को उठाना है, दूसरे पांव को मोड़ते हुए दूसरे हिप्स के पास रखना है, या जैसा भी अभ्यास है, या उसको सीधा करना है जो अभ्यास है। उसके बाद कैसे आपको ट्विस्ट करना है, कोहनी कहाँ रखना है, दूसरा हाथ कहाँ रखना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं दिखाते हुए उनको करना है अभ्यास। और इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, शिक्षक द्वारा जो मान लीजिए वक्रासन कराया जा रहा है, इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है अभ्यास के ऊपर कैसे। एक में तो टीचर जो है अभ्यास करके पहले बताएंगे कि सिर्फ देख लो, पहले तुम लोग अभ्यास देख, पहले उन्होंने करके दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको बोलते हुए करेंगे, ठीक है, पहला स्टेप अब ये है, फिर से देखो, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, फाइनल स्टेप में हम ये आ गए। तो इसमें भी आप बांट सकते हैं दो पार्ट में, लेकिन अभ्यास कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अब जब हमने करके दिखा दिया, टीचर ने करके दिखा दिया, आपने करके दिखा दिया, तो अब क्या होगा, वैयक्तिक अभ्यास करने का समय दिया जाएगा। हर व्यक्ति अलग अलग अभ्यास कर रहा है, टीचर सबको देख रहे हैं, आप लोग इस अभ्यास को चलो करो सब लोग। सब लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार, ये जरूर ध्यान रखेंगे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, और टीचर सब पे नजर देख रहे हैं कि कौन कैसा अभ्यास कर रहा है, कहाँ किनकी कमी हो रही है। यानी सबकी कमी पर शिक्षक की नजर है, और शिक्षक ज्यादा करके उनकी कमियां ठीक भी करा रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत अभ्यास जो है, जिसमें कि रिदम नहीं है, जो कि सब लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिदम टूटा हुआ है, कोई अभी अगर पहले स्टेप में, कोई तीसरे स्टेप में, कोई फाइनल स्टेप में है, तो टीचर ज्यादा करके उनको करेक्शन भी करा रहे हैं। अब करेक्शन हो गया, सबने कहा जी सर अभ्यास हमारा हो गया। उसके बाद सामूहिक अभ्यास की बात आती है, अब चलो सब लोग एक साथ करेंगे। जब सामूहिक अभ्यास की बात आती है तब टीचर निर्देश देंगे कि स्टेप 1 दंडासन में बैठना है, स्टेप 2 में पांव उठाना है, स्टेप 3 में दूसरा पांव को किस तरह से करना है। तो आप वो सारे स्टेप सब टीचर बताएंगे, और उसके साथ साथ निर्देश के साथ साथ स्टूडेंट करेंगे। और उस दौरान भी टीचर की नजर छात्रों पर होगी कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर नजर होगी, फिर उनको बाद में क्या होगा, सुधारा जाएगा। अगर अभ्यास अधूरा रह गया है फिर शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन होगा, शिक्षक फिर से प्रदर्शन करेंगे, निर्देश होता है कि आगे गलती ना करें। अब किसी किसी अभ्यास में ये पोर्शन कट जाता है मतलब आपको जरूरत है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। फिर से सामूहिक अभ्यास करेंगे, चलो जब तक गलतियां सुधारना हो तो एक बार और सामूहिक अभ्यास कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन का अभ्यास है, शिथिलीकरण का अभ्यास है, और फिर प्रश्नोत्तरी और सारांश है, क्वेश्चन आंसर, जिनको जो कोई सवाल है पूछें, और फिर प्रश्न उत्तर, पहले शिथिलीकरण फिर प्रश्न उत्तर, ये सीक्वेंस रहेगा, शिथिलीकरण पहले, प्रश्न उत्तर बाद में। यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो तो सवाल पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही सीक्वेंस बताया गया है योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में। अब कल जो है आप लोग इस स्टेप को लिख करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इस स्टेप को लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, या मैं एक काम करता हूं अभी पूछ ही लेता हूं, हैंड रेज कीजिए सब लोग, ये स्टेप बता दीजिए एक बार, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी याद हो जाएगा, हाथ के हाथ याद हो जाएगा लिखने के लिए ना, फिर कितने लोग करेंगे नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि सबका ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास में हो तो मुझे पता नहीं है कौन किस अवस्था में है, कौन खाना बनाते हुए क्लास ले रहे हैं, कौन ट्रेन में सफर करते हुए, तो हैंड जिनसे जो करेंगे उनसे पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में किसी से और से पूछने पर दिक्कत ना हो जाए। मानसी गहलोत जी पहले बता दीजिए सारे स्टेप्स, पहले तो बता दीजिए फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट को बता दीजिए, फिर स्टेप्स बता दीजिए इसके।
सर सबसे पहले तो इसमें 8 स्टेप है। ठीक है। उसमें सबसे पहले है पाठ्यक्रम और दिनांक, उसके बाद है अध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, कौन सी कक्षा है, उसके बाद समयावधि, कितने समयावधि तक की कक्षा है, उसके बाद में पूर्व में सिखाए गए अभ्यास, फिर पाठ का लक्ष्य, उसके बाद में आज का अभ्यास छूट गया। पूर्व में सिखाए गए अभ्यास, हाँ, उसके बाद आज का पूर्व अभ्यास। में सिखाए गए अभ्यास, आज का अभ्यास, उसके बाद में पाठ का लक्ष्य, उद्देश्य, और उसके बाद में सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, बहुत सुंदर। और उसके बाद जो ये वाला बताया, अब उसको क्रिया रूप में जब रूपांतरित कर रहे हैं, अब करने के लिए आप आ रहे हैं अभ्यास, तो उसका स्टेप बताइए। सबसे पहले सर क्रियाविधि का प्रारंभ करेंगे, तो उसमें फर्स्ट तो मंत्रों के साथ में श्लोक या कुछ उसका उच्चारण। आप उसमें भूल रहे हैं। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट जाना पड़ेगा। पहले उनको पंक्तिबद्ध बिठाना है, पहले बैठने की व्यवस्था होगी, उसके बाद प्रार्थना आएगा। ठीक है। स्टेप में कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना एक, जी सर। बैठने की व्यवस्था, फिर प्रार्थना, उसके बाद उसके बाद में अभ्यास का फिर मौखिक परिचय देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करेंगे। नहीं, उसके बाद शिक्षक का नहीं। प्रदर्शन होगा। हाँ, शिक्षक का प्रदर्शन होगा। हाँ। फिर विशिष्ट तथ्यों पर बल, यानी उसकी लाभ वगैरह जो भी होंगे वो बताएंगे। फिर व्यक्तिगत अभ्यास के बाद में समूह अभ्यास होगा, और उसके बाद में पाठ्य योजना की समाप्ति। व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास, उसके बाद आप डायरेक्ट सामूहिक अभ्यास के बाद अगर कोई गलती है तब तो फिर से जो है व्यक्तिगत अभ्यास, फिर से सामूहिक अभ्यास होगा, वो रिपीटेशन होगा। अगर जरूरत नहीं तो रिपीटेशन नहीं होगा तो शिथिलीकरण का अभ्यास, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगा। जी सर। ठीक है। हाँ, उसको छोड़ना नहीं। अब हम देखते हैं यौगिक अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, जो इस पुस्तक में बताया गया। 4 अभ्यास उन्होंने लिया हुआ है। उद्यानबंध, अग्निसार, कपालभाति, नौली, ये 4 अभ्यास लिया हुआ है। चारों अभ्यास में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, किसको कैसे करना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कि कौन से अभ्यास खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो एक दूसरे से सारे अभ्यास अलग हैं, सबका नाम भी अलग है, क्रियाविधि भी अलग है, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कि चारों अभ्यास, उद्यानबंध, अग्निसार, कपालभाति और नौली, पेट से जुड़ा हुआ अभ्यास है, पेट के लिए करते हैं। पाचन संस्थान पर इसका असर भी पड़ता है चारों अभ्यास का। और इसमें खास बात है कि सभी अभ्यासों को बैठ करके भी किया जा सकता है। उद्यानबंध भी आप बैठ कर कर सकते हैं, अग्निसार भी बैठ कर कर सकते हैं, कपालभाति भी बैठ कर कर सकते हैं, नौली भी बैठ कर कर सकते हैं। सभी अभ्यासों को बैठ करके भी किया जा सकता है। उसके अलावा कौन से अभ्यास खड़े होकर करते हैं उसको भी कहा गया है। कहते हैं कपालभाति को छोड़ करके उद्यानबंध, अग्निसार और नौली, उद्यानबंध, अग्निसार, नौली खड़े होकर के सुविधानुसार कंधों को झुका करके भी किया जा सकता है। यानी कि उद्यानबंध, अग्निसार और नौली को बैठ करके भी किया जा सकता है और खड़े होकर के भी किया जा सकता है। खड़े होकर करने का मतलब नहीं है कि बैठ करके नहीं है, खड़े होकर के भी किया जा सकता है। जनरली हम लोग अग्निसार और नौली खड़े होकर करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है उद्यानबंध, अग्निसार, नौली को बैठकर और खड़े होकर दोनों तरीके से करते हैं। कपालभाति के बारे में कहा गया सिर्फ बैठ करके करते हैं ये इसको। अब उसके बाद कहा गया है कपालभाति को छोड़ करके तीनों अभ्यास में बाह्य नौली का इस्तेमाल, बाह्य कुंभक का इस्तेमाल होता है। जैसे उद्यानबंध है तो बाहर श्वास छोड़ेंगे, उसके बाद पेट को अंदर खींच करके रोक करके रखते हैं, तो उद्यान बंद में क्या हुआ, बाह्य कुंभक लगा। अग्निसार है, अग्निसार में भी श्वास बाहर लगाया, बाह्य कुंभक लगाया, फिर आप पेट को अंदर बाहर करते हैं। नौली में भी श्वास बाहर निकालते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं, फिर आप नौली पेट को घुमाते हैं। लेकिन कपालभाति में बाह्य कुंभक जैसा कुछ नहीं है। कपालभाति में एक्सलेशन भी हो रहा है, इनहेलेशन भी हो रहा है। बस एक्सलेशन जो है एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव में होता है, लेकिन हो रहा होता है। चारों ही अभ्यास में क्या होता है, पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है और मांसपेशियों में कहा गया क्रमाकुंचन गति होती है। यानी क्रमाकुंचन गति
एक तरफ से होके अंदर जाता है, एक तरफ से होके बाहर निकलता है। एक रिदमिक गति होती है, उसको कहा गया पेरिस्टेटल सिस गति। कर्माकुंचन उसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आ रहा है क्या है, पेरिस्टेलसिस। किसी को आ रहा है तो बताइए, हिंदी वाला कर्माकुंचन ही मैंने पढ़ा हुआ। पेरिस्टालसिस मूवमेंट सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अच्छा ठीक है, मैंने यही पेरिस्टोलाइसिस पढ़ा हुआ है। लाइक ठीक है, तो कर्माकुंचन गति मुझे ज्यादा अपनापन लगता है, इसीलिए मैं ये वाला शब्द ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मांसपेशियों में कर्माकुंचन गति होती है। उसके बाद अगला एक सवाल देख लीजिए, फिर हम लोग आगे और इसमें एक एक करके अब दो दो अभ्यास करके देखेंगे। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठकर, खड़े होकर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा सही उत्तर? थर्ड ऑप्शन सर दोनों थर्ड होगा। दोनों ऐसे कर सकते हैं। दोनों से कर, अगर यहीं पे हो कपालभाति तो सर बैठकर कपालभाति होगा तो सिर्फ बैठ करके होगा, बाकी उसके अलावा तीनों में बैठकर, खड़े होकर, दोनों बात किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ ही गया, कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, बैठकर, खड़े होकर, दोनों। सिर्फ बैठ, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए दो दो करके कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे उद्यानबंद और अग्निसार का कंपैरिजन किया गया है। उद्यानबंद और अग्निसार दोनों पेट का अभ्यास है। उद्यानबंद में क्या होता है, पेट की मांसपेशियों को शिथिल रखा जाता है, और अग्निसार में क्या होता है, पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर क्रमाकुंचन गति की जाती है। लेकिन उद्यानबंद में गति नहीं की जाती, अब एक साथ स्थिर उसको शिथिल रखा है, तो अंदर खींच करके रोक करके रखे हुए। अग्निसार में पेट की अंदर बाहर होगी। उद्यानबंद में क्या होता है, पेट अवतल दिखाई देता है, यानी पेट अंदर की तरफ होता है। अवतल बचपन में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ, ये उभरा हुआ ऐसे, बाहर चांद जो है ऐसे बना हुआ है तो अवतल हुआ। अंदर से हो गया तो ये हो गया उत्तल लेंस। इधर वाला पोर्शन, इधर से देखेंगे उत्तल, ये उत्तल लेंस हो गया। इधर से देखेंगे तो ये अवतल होगा। तो अवतल दिखाई देता है, मतलब ये चश्मे में इस्तेमाल होता है। अब पेट अंदर चला गया, उसको अवतल कहते हैं। और अग्निसार में क्या होता है, उत्तल अवतल दोनों स्थिति में होता है। क्योंकि गति होती है तो एक बार उत्तल, एक बार अवतल, एक बार उत्तल, एक बार अवतल, यानी ऊपर नीचे दोनों ही गति अग्निसार में होती रहती है। उद्यानबंद में नाभि के ऊपर और नीचे दोनों भाग सक्रिय होता है। उद्यानबंद में कहते हैं ना, नाभि को अंदर खींचे, फिर नाभि के अंदर वाले हिस्से को ऊपर खींचे, ऊपर से भी खींचे, मतलब नाभि में ही गति का वो करना है, ऐसे रोकना है कि वायु वहां पर हमारा रुके, और फिर जो है वहां अग्नि प्रज्वलित हो, जो हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा हुआ, फिर वो अग्नि प्रज्वलित होकर के कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी जागती है। तो उद्यानबंद में नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे दोनों भाग को सक्रिय किया जाता है, खींचा जाता है। अग्निसार में सिर्फ नाभि के पास का भाग ही सक्रिय होता है, ऊपर नीचे जैसा कोई बंधन नहीं होता है, पूरा नाभि के पास वाला अंदर बाहर जा रहा है। ये दोनों में कंपैरिजन हम लोगों ने देखा। अब उद्यानबंद और कपालभाति में क्या होता है, चूंकि ये कॉमन है, ये सब लोग अभ्यास करते होंगे, जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रयोग सब लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करने वालों को आसानी से समझ में आ रहा है। अब उद्यानबंद और कपालभाति में देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो उद्यानबंद के बारे में हम लोगों ने देखा कि बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, दोनों स्थिति में किया जाता है। कपालभाति के बारे में कहा गया सिर्फ बैठ करके अभ्यास किया जाता है। इस पुस्तक के मुताबिक है, कोई कपालभाति खड़े होकर करे तो वो जाने, हमें एग्जाम की दृष्टि से इस पुस्तक में जो लिखा है हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। उद्यानबंद में कहा गया है पेट में, उदर में जो है पेशियां निष्क्रिय होती हैं और वक्ष सक्रिय होता है। इसको अच्छे से समझना है, उदर की पेशियां निष्क्रिय होती है, वक्ष सक्रिय होता है। कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है और पेट की पेशियों से क्रिया की जाती है। दोनों में ये अंतर है। अब इसका क्या अर्थ है, इसको समझिए। जब आप उद्यानबंद लगाते हैं तो पेट को अंदर खींच कर रखते हैं और छाती पूरी ऊपर उठी होती है, छाती पे आप प्रेशर लगा के रखते हैं, तो छाती जो है वक्ष वो सक्रिय होता है उस दौरान। अगर छाती को नॉर्मल रखेंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, तो अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो दोनों का रोल होता है, एक निष्क्रिय है तो उधर की पेशियों को निष्क्रिय रखा जाता है, वक्ष की पेशियों को सक्रिय रखा जाता है ऊपर। कपालभाति में कहा गया है कि छाती तो ऊपर होती है, यानी कि जब रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को एकदम आप ऊपर रखते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है,
कंधा सीधा है, कहते हैं कमर गर्दन सीधी है, तो अब छाती तो लगेगा कि ऊपर है, लेकिन सक्रियता कहाँ हो रही है, पेट की मांसपेशियों में, क्योंकि बार बार नाभि वाले हिस्से को अंदर बाहर आप कर रहे हैं। अब इसमें एक बात और कही गई है उद्यान बंद में कि यहाँ मिथ्या अभिश्वसन होता है, यानी वायु को अंदर जाए दिए बिना छाती को फुलाते हैं। मिथ्या मतलब झूठा अभिश्वसन। ऐसा लगता है कि छाती में श्वास भरी हुई है। जब उद्यान बंद करते हैं छाती ऊपर होती है, जनरली तो क्या माना जाता है कि छाती में श्वास है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। जब श्वास है नहीं, क्योंकि श्वास को बाहर निकाल दिया, बाह्य कुंभक लगाया, इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया, छाती में मिथ्या अभिश्वसन हो रहा है, यानी कि लगता है कि श्वास भरा हुआ जबकि भरा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको मिथ्या अभिश्वसन शब्द इस्तेमाल किया गया। अब एग्जाम में ये पूछ दिया जा सकता है मिथ्या अभिश्वसन होता है किस अभ्यास में, तो उद्यान बंद में मिथ्या अभिश्वसन के बारे में लिखा हुआ है। वहीं उद्यान बंद में कहा गया है कि स्थिति बनाने के बाद उसे कितने लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, इसी के आधार पर आपकी निपुणता को जांचा जाता है, आपके स्किल को जांचा जा सकता है, कौन कितनी देर उद्यान बंद में रुक सकता है, कैपेसिटी कितनी है। तो जिसका अभ्यास ज्यादा होगा वो ज्यादा देर रुकेगा। और कपालभाति के अभ्यास की जो दक्षता, जो निपुणता मापी जाती है, पूरक रेचक की गति और लयबद्ध कितना है उसका, रिदम कितना श्वास का हो रहा है पेट के हिसाब से, उसके द्वारा उसकी दक्षता को, उसकी निपुणता को नापा जाता है। एक में है कितनी देर तक बनाए हुए हैं, एक में गति और लयबद्धता को देख करके मापा जाता है, ये अंतर होता है। तीसरा जो पेयर है हमारा वह है उद्यान बंद और नौली का। तो उद्यान बंद में और नौली में क्या अंतर है? उद्यान बंद के अभ्यास में कहा जाता है कि नौली की तैयारी, प्री प्रैक्टिस ऑफ नौली है कौन सा, उद्यान बंद। वैसे अग्निसार उद्यान बंद दोनों को ही प्री प्रैक्टिस ऑफ नौली कहा जाता है। अगर प्रगमन का सिद्धांत बोले कि नौली के लिए प्रगमन क्रम बताएं, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, पहले बता रहा हूं कि नौली की क्रिया के लिए प्रगमन का क्रम क्या है। प्रगमन मतलब आगे बढ़ते हुए नौली तक पहुंचना, सरल से कठिन की तरफ जाना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। तो आपको ज्ञात क्या है, आपको उद्यान बंद ज्ञात है, आपको अग्निसार ज्ञात है, दोनों करने के बाद आप नौली की तरफ अज्ञात जो है उसको भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उद्यान बंद के अभ्यास में नौली की तैयारी के तौर पर इसको देखा जाता है, यानी कि उद्यान बंद नौली के लिए जरूरी है। नौली में आंतरिक गुहाओं में अधिक प्रेशर बनता है। आंतरिक गुहा मतलब पेट के अंदर, गुहा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब जो खाली स्थान होता है। तो पेट के अंदर जो स्थान है उसमें अत्यधिक प्रेशर बनता है, क्योंकि आप मध्य नौली पहले करते हैं, गए आपने पहले मध्य नौली किया, पेट को बिल्कुल दोनों तरफ से सिकोड़ करके, फिर आप बाम नौली, दक्षिण नौली, बाम नौली, दक्षिण नौली आप करते हैं, तो अधिक प्रेशर बनता है। अब अगर हम आते हैं अग्निसार और कपालभाति का कंपैरिजन करें, तो अग्निसार में क्या क्या समानता कही गई है, अग्निसार और कपालभाति में दोनों में पेट की मांसपेशियों की गति होती है। अग्निसार में भी गति हो रही है और कपालभाति में भी पेट की गति हो रही है, लेकिन अग्निसार में इसकी गति कम होती है। कपालभाति में उदर पेशियों की गति प्रति मिनट 120 रखी जाती है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस पुस्तक के मुताबिक? योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, ये ध्यान रखिएगा। 120 प्रति मिनट कहा गया है, लेकिन उसके भी स्टेप्स होते हैं, अचानक से 120 नहीं जाना है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरी क्या बात, समानता ये बता रहे, दूसरी असमानता अगर देखें अग्निसार और कपालभाति में, अग्निसार में क्या होता है, पेट की पेशियों को पूरी तरह श्वास बाहर निकालने के बाद, यानी बाह्य कुंभक लगाने के बाद आगे पीछे किया जाता है, जबकि कपालभाति में बाह्य कुंभक नहीं लगता है, श्वास का झटका आता है, यानी ब्रीदिंग चलती रहती है, पूरक रेचक होता रहता है। रेचक तो आप एक्सहेलेशन फोर्सफुली करते हो और पूरक जो है स्वतः होता है, इसी क्रिया को दोहराते रहते, ये असमानता है। उसके बाद है अग्निसार जो है श्रोणी प्रदेश पर असर डालता है। श्रोणी प्रदेश क्या है तो बताएंगे, श्रोणी प्रदेश इसको कहते हैं, श्रोणी प्रदेश नाभि के नीचे के हिस्से को, नाभि के नीचे के हिस्से को श्रोणी प्रदेश कहते हैं। और कपालभाति में वक्षस्थल पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी पेट पर तो कपालभाति में पड़ता ही है, और वक्षस्थल छाती है उसमें भी, क्योंकि ब्रीदिंग भी तो हो रही है। तो अग्निसार में श्रोणी प्रदेश पर असर पड़ता है, कपालभाति में वक्षस्थल पर भी असर पड़ता है। अगर हो जाए एग्जाम में श्रोणी की जगह पर आपको
पेल्विक फ्लोर मसल्स भी आ जाए तो वहां भी उसको माना जाएगा। आगे आते हैं, यौगिक अभ्यासों की जो मुख्य बातें, प्रमुख बातें हैं, उसको लेकर के एक एक अभ्यास में देखते हैं। जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन के बारे में कहा जाता है किसी भी प्रबल अभ्यास के बाद शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार में काफी थकान हुई, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है, उसके बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आपने मयूरासन किया, प्रबल अभ्यास मयूरासन माना जाएगा, उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जनरली सावधानी बरतने के लिए कि शीर्षासन का अभ्यास या तो शुरुआत में कर लीजिए या तो सबसे लास्ट में शवासन के बाद, रिलैक्सेशन के बाद कीजिए। बीच में करेंगे तो कई अभ्यासों के बीच में कहीं फंस ना जाए, दिक्कत ना हो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। शीर्षासन में पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। जनरली लोग शुरुआत में ऐसे अभ्यास कराते हैं, जबकि स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पांव ऊपर उठाने में। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी जाना चाहिए जब उसमें प्रवीणता आ जाए। कई स्टेप्स हैं शीर्षासन में आने के, पहले तो सिर्फ सिर लगाना है, फिर घुटना उठाना है, कुछ दिन रोकना है, फिर धीरे धीरे पाँव को आगे ला करके स्पाइन को सीधी करना है, फिर एक पाँव मोड़ना है, फिर दोनों पाँव मोड़ना है, दोनों पाँव मोड़ करके पहले घुटने से को पेट से लगा करके रोकना है, फिर घुटने को उठाने का अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते। इतना अभ्यास है, इतने स्टेप्स होते हैं। कहते हैं एक स्टेप्स में जब आपको लगे कि हम कंट्रोल में आ गया हुआ है तो दूसरे स्टेप्स में जाइए। और इसमें ऐसा क्यों? ताकि किसी की जरूरत की मदद ना पड़े। आजकल क्या होता है, जल्दी कराने के चक्कर में हम लोग जब किसी कराने जाते हैं, कहते हैं कोई नहीं लाओ, मैं पाँव पकड़ के उठा देता हूँ। योग शिक्षक पाँव पकड़ के पकड़े हुए हैं, वो किए हुए हैं। ऐसे में वो कभी ढंग से अभ्यास नहीं सीख पाएगा। उनको ऐसे कीजिए खुद पे वो डिपेंडेंट हो। किनको अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनके कान में पीड़ा हो उनको नहीं करना चाहिए शीर्षासन का अभ्यास। बहरेपन की समस्या हो तो नहीं करना चाहिए। अगर आंखों में जो है ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड पाइप वो कमजोर हो तो उनको नहीं करना चाहिए। किसी को हाई बीपी वाले पेशेंट है उनको भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उनको भी शीर्षासन नहीं कराना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे शीर्षासन कराने में। अमित जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं आप बता दिए सर, बता दिए ना, ठीक आप है। बता दिए ना। तो इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे किनको शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है। अब जो मैंने कहा प्रगमन का क्रम क्या होगा, प्रगमन का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है अभ्यास में। अब शीर्षासन के लिए कौन सा अभ्यास करेंगे जो प्री प्रैक्टिस हमारी हो? एक तो शीर्षासन के अपने स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले तो प्रगमन का क्रम देखिए यहाँ दिया हुआ है। अर्ध हलासन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हलासन में जाते हैं, फिर विपरीत करनी करते हैं, फिर सर्वांग आसन करते हैं। 4 अभ्यास ऐसे हैं जो शीर्षासन से पहले जरूर कराना चाहिए। 4 अभ्यास कराएंगे तो शीर्षासन में उनको आसानी होगी, क्योंकि बॉडी बैलेंस उस समय तक ले चुका होता है, मसल्स ट्रेन हो चुका होता है शीर्षासन करने के लिए। तो ये 5वें नंबर पर शीर्षासन आया हुआ है। तो बाकी क्या है, इसको प्री प्रैक्टिस के लिए ये आसन है, इसी को प्रगमन का क्रम कहा जाता है। अब आते हैं सर्वांग आसन। मान लीजिए एक हम लेते हैं सर्वांग आसन में, अब पूरी चीजें हैं। अब छोटा सा इसमें बताओ, सर्वांग आसन में क्या होता है, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, कंधों पर टिकाते हैं, शरीर पूरा बिल्कुल सीधा रखते हैं, सिर जो है नीचे जमीन पर होता है। अब इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। अब इसमें प्रगमन का कौन सा सिद्धांत लागू होगा, प्रगमन का क्रम क्या होगा? तो पहले अर्ध हलासन करेंगे, अर्ध हलासन के बाद फिर जो है विपरीत करने का अभ्यास करेंगे, विपरीत करने के बाद फिर सर्वांगासन जाएंगे। अच्छा, अर्ध हलासन का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे अर्ध हलासन किसको कहते हैं? सर पैर 90 डिग्री होते हैं, वो अर्ध हलासन। बिल्कुल सही है प्रियंका जी। हाँ। अर्ध हलासन मतलब, हाँ, जिसको आप कहते हैं ना उत्तान पादासन। उत्तान पादासन जब 90 डिग्री वाला आप करते हैं उसको अर्ध हलासन कहा जाता है। और उसके बाद विपरीत करने का अभ्यास करते हैं, फिर सर्वांगासन में जाते हैं। तो 2 अभ्यास आपके हो गए प्री प्रैक्टिस के लिए, किसके? सर्वांगासन के। इसी तरह से पुस्तक में बहुत सारे अभ्यासों का दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी अभ्यासों का भी निकाल करके आपको दूं। अभी किन्हीं का कुछ हैंड रेज है क्या?
हम लोग इसके PYQ भी करेंगे। अच्छा, एक और, हाँ अमित जी पूछिए। हाँ सर, अर्धासन में ना, अर्धालासन करने के टाइम में पेल्विक नावल रीजन में बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। हाँ, नाभा नाभि पे रीजन। बहुत बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। हम्म। जैसे इसमें ना बहुत सारा प्रगमन का दिया हुआ है, मैं ऐसे पढ़ के बताता हूँ, पुस्तक मेरे हाथ में है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि। इसमें मैंने सर्वांग, जैसे कि मान लीजिए मत्स्य आसन का दिया हुआ है। मत्स्य आसन के बारे में कहा गया, इसके प्रगमन का क्या हो। मत्स्य आसन सब लोग जानते हैं, पद्मासन लगाते हैं, सिर को टॉप ऑफ द हेड जमीन पर लगाते हैं, दोनों कोहनी जमीन पर होती है, लेकिन अंगूठे से हमने दोनों अंगूठों को, दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ा हुआ है पद्मासन में। अब इसका प्रगमन क्रम क्या होगा। पहले तो पद्मासन का अभ्यास आपको होना चाहिए, फिर सुप्त वज्रासन होना चाहिए, सुप्त पद्मासन की स्थिति आपको आनी चाहिए। पद्मासन लेंगे, सुप्त पद्मासन लेंगे, या पीछे जाने के लिए कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए सुप्त वज्रासन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप मत्स्यासन में आएंगे। तो प्रगमन का सिद्धांत यहाँ ये बताएगा। जैसे कि हलासन है, हलासन में प्रगमन का सिद्धांत कहा गया कि पहले अर्ध हलासन लेंगे, फिर विपरीत करनी में जाएंगे, फिर हलासन में जाएंगे। सर्वांगासन को इसमें स्किप किया है, पहले अर्ध हलासन, फिर सर्वांगासन, फिर सीधे हलासन में आएंगे। उसके बाद भुजंग आसन में कहा गया कि भुजंग आसन में क्या है प्रगमन का सिद्धांत। तो भुजंग आसन तो बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा जो है कुछ प्रगमन का सिद्धांत जो है उसमें नहीं है। भुजंग आसन में या तो सिंपल स्टेप्स उसके कर सकते हैं कि पहला जो है दोनों कोहनी लगा करके, फिर जो है सिंपल सरल आसन करेंगे, सरल भुजंग आसन, फिर थोड़ा सा और ऊपर होंगे। अब सलभ आसन का दिया हुआ, उसमें सलभ आसन में प्रगमन का सिद्धांत क्या होगा। सलभ आसन मतलब दोनों पांव, दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पांव को हवा में ऊपर उठाना। तो उसमें दिया हुआ है कुछ नहीं, अर्ध सलभ आसन पहले करेंगे, फिर सलभ आसन। अर्ध सलभ आसन में एक एक पांव को पहले उठाएंगे, फिर उसके बाद सलभ आसन यानी दोनों पांव को उठाएंगे। उसी तरीके से धनुरासन का दिया हुआ है, धनुरासन में कैसे करेंगे इसका मैं एक काम करता हूँ, बना करके जितना इस पुस्तक में दिया है ना सब मैं टाइप कर लूंगा, टाइप करके आपको भेज दूंगा तो ठीक रहेगा। आपके नोट्स में ये अभी नहीं दिया हुआ है मैंने, इसको बना करके भेज ही दूंगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। यूनिट 9 का योगाभ्यासों के अध्यापन विधि वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमारा सिलेबस के मुताबिक है चेतना वाला हमें पढ़ना है। चेतना वाला नोट्स बन जाता है तो कल मैं पढ़ा दूंगा, उसका नोट्स प्रॉपर बना हुआ नहीं है, उसका नोट्स बना करके या तो कल पढ़ा देंगे या उससे अगली क्लास में देख लेंगे। और जो यूनिट 9 में हमारा बचा हुआ है वो है भगवत गीता से भी इसमें सवाल पूछा जाता है। जैसे उसमें दिया हुआ आपके सिलेबस में प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया, ये 3 शब्द दिया गया है कि अधिगम का तरीका भगवत गीता में क्या बताया गया है। तो भगवत गीता में भी कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन किसी तत्वदर्शी से तुम ज्ञान प्राप्त करो, उसका तरीका बताया गया है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो आप लोग ये पूछ रहे थे कौन सा श्लोक हमें याद होना चाहिए, तो चौथे का 34वां श्लोक आप याद कर लीजिएगा। यूनिट 9 के लिए बहुत जरूरी है, सवाल कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो क्या पता आ जाए, क्योंकि इसके चांस 2 जगह पूछने के, एक भगवत गीता के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और इधर यूनिट 9 के हिसाब से भी, तो इनके चांस ज्यादा बन जाते हैं, ये ध्यान रखें। कौन सा श्लोक नंबर बताया? चौथे अध्याय का 34वां। 34वां। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा सब लोग। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यात। जनरली अगर ये शब्द भी 3 शब्द भी आप याद कर लेना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद कर ले प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, 3 तरीके से गुरु से जो है आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। गुरु से जब आप जा रहे हैं शिक्षा मांगने, उनसे ज्ञान मांगने के लिए, ये 3 चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, 3 क्वालिटी होनी चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनसे जब तुम ज्ञान लेने जाओगे किसी तत्वदर्शी के पास तो कैसे जाओगे, क्या तुम्हारा तरीका होगा। तो कहते हैं कि तुम प्रणिपातेन करो, यानी दंडवत प्रणाम करो उनको, परिप्रश्नेन करो, सरलता पूर्वक बड़े आदर के साथ उनसे प्रश्न करो। परिप्रश्न का मतलब ये नहीं कि जो प्रश्न उत्तर बड़ी बदतमीजी से कर रहे हैं, नहीं, परिप्रश्न मतलब गीता में बात की जा रही है सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक अपनी जिज्ञासा को उनके सामने जाहिर करना है।
और प्रणाम तो आपने कर ही लिया, सेवया और उनकी सेवा करनी है। ऐसा नहीं गए और हमने पूछा और आगे नहीं, उनकी सेवा में लगे रहना है, तभी जो है तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे। तो ये यहाँ पर चूंकि अधिगम से जुड़ा हुआ है, कैसे उपदेश देंगे उसकी बात थी। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जून 2024 में पूछा गया, 4 सितंबर 2024 को, प्रणिपात सेवा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ मिलता है। अब यहाँ पर सूत्र संख्या आ गया आपका भगवद गीता 4:34 आ गया, चौथा वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन एक तो क्लियर है, 4:34 में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो हमने देखा जून 24 में पूछा गया, जून 2023 में भी पूछा गया, अब ये जून 25 है, क्या पता जून 25 में भी पूछ दे। भगवत गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में से निम्नलिखित शामिल होते हैं। अब भगवत गीता के अनुसार अधिगम, आप कहेंगे अरे उसमें अधिगम कहाँ से आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ी है, लेकिन वहां टीचिंग तो हो ही रही है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब नीचे 5 ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण का छिद्रान्वेषण, सतत प्रश्नशील रहना, निरंतर तर्क करना, श्रद्धा प्रदर्शन, गुरु के प्रति सेवाशील होना। जब ये 5 ऑप्शन हो तो नीचे सबसे पहले आप ये नजर दौड़ाइए कि जो कूट दिया हुआ उस कूट में कितने हमें ऑप्शन लेने की बात आ रही है। तो कूट में 3 तो आपके पास है, 3 लेना है, तो कौन कौन सा होगा, सतत प्रश्नशील रहना, निरंतर तर्क नहीं होगा, तर्क वितर्क गुरु के साथ नहीं होता है, प्रश्न होता है सरलता से प्रश्न, तो सतत प्रश्नशील रहना, श्रद्धा और गुरु के श्रद्धा का प्रति प्रदर्शन, बहुत सुंदर, और फिर आएगा गुरु के प्रति सेवाशील रहना। तो बी डी और ई इसमें है, दूसरे में है बी डी और ई, ये ऑप्शन सही होगा। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जन शक्ति व्रते चतुर विचार धरिण महाशिव दूत कृते प्रथमाधिपते दरित दुरीहा दराश दुरी मत दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परिदिनि शैल सुते माँ रम्यक परिदिनि शैल सुते। शांति शांति शांति।